नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका से लौटते ही हरियाणा चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी। सोनीपत में विशाल चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस से बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का आज दूसरा फेज, जबरदस्त हुई वोटिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले इतिहास बनने जा रहा है, तो राहुल गांधी ने जम्मू में की रैली। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछे 5 सवाल। पीएम मोदी के रिटायरमेंट से लेकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग तक का किया जिक्र। वक्फ बिल पर 1 करोड़ से ज्यादा फीडबैक मिलने पर निशिकांत दुबे ने जताई चिंता। जेपीसी चेयरमैन को चिट्ठी लिख जांच की उठाई मांग। अंतर्राष्ट्रीय साजिश का लगाया बड़ा आरोप। यूएन शिखर सम्मेलन से इतर जो बाइडेन ने की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। यूनुस को बाइडेन ने लगाया गले। यूएस ने किया बांग्लादेश को फुल सपोर्ट का वादा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अमेरिका से लौटते ही पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया। पीएम मोदी ने आज सोनीपत जिले के गोहाना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी की इस रैली के जरिए 3 जिलों की 22 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की गई है। रैली में जबरदस्त भीड़ नजर आई। मोदी मोदी के नारे लगे। रैली के जरिए पीएम ने कांग्रेस पर एक के बाद एक करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि जिस पार्टी का हाईकमान ही भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, नीचे वालों को तो खुला लाइसेंस ही मिल जाता है। जब 10 साल पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही प्रदेश को लूटा जाता था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह का भी जिक्र किया है। अमेरिका से लौटते ही पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं, लेकिन हरियाणा प्रचार से क्या हरियाणा की रणनीति पर अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा कैंपेनर आजाद भारत के किसी भी चुनाव में कोई नहीं साबित हो सका। ही इज द ग्रेटेस्ट कैंपेनर और उनको मजा आता है। देखिए क्या फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी ऑफिशियल विजिट पे गए थे और वो लौटे और अगले दिन चुनावी मैदान में। और जरा कंपेयर कीजिए राहुल गांधी से। 3 दिन का इनका दौरा बताया गया, जो 11 तारीख को खत्म हुआ, और 8-9 दिन लग गए, उससे ज्यादा ही उनको वापस रिदम में आने के लिए। और फिर जाकर के उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर के रैलियां की। तो एक अप्रोच बताता है कि आप कितना आपके अंदर चुनाव को जीतने, पार्टी को आगे बढ़ाने, उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करने, अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने के लिए वो जो तत्परता है, वो दोनों ही लीडर में बड़ा डिफरेंट है। अब प्रधानमंत्री मोदी, वो अमेरिका की भी कहानी उन्होंने सुनाया कि किस तरीके से जब वो अमेरिका गए तो वहाँ पूरा हरियाणा ही बसा हुआ है। वहाँ जैसे यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, उसी तरह से उनका स्वागत किया गया। और रही बात विपक्ष की, तो कांग्रेस पार्टी से सीधी सीधी लड़ाई है, तो इधर उधर वो उन्होंने कुछ टारगेट नहीं किया। सीधा सीधा राहुल गांधी, गांधी परिवार, और ये जो पर्ची और अर्जी वाला कहानी की किस तरीके से जो पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, तो जो सिर्फ जीजा जी के लिए काम करती थी और लूट मचाने का काम करती थी, तमाम तरह के मुद्दों को उन्होंने उठाया। अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा ही जा सकता है कि वो हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर सकते हैं, और कई राज्यों में उन्होंने ये साबित किया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, जब ये चुनाव चल रहा था 1 महीने पहले, तमाम लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही कंफर्टेबली चुनाव जीतेगी। लेकिन पिछले 1 सप्ताह के अंदर कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की रैली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी के इस योगदान की सराहना
बिल्कुल सबको करना पड़ेगा। जी, तो पीएम मोदी ने हरियाणा से हुंकार भरी, तो वहीं राहुल गांधी ने जम्मू में रैली की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आज मतदान हुआ है। दूसरे दौर में 6 जिलों की कुल 26 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल है। आज हुई जबरदस्त वोटिंग ने कांग्रेस एनसी को टेंशन में डाल दिया है। तो वहीं वोटिंग के बीच राहुल गांधी ने जम्मू में रैली कर मोदी सरकार को घेरा है। रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने जनता से कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका लोकतंत्र आपसे छीन लिया गया है। ये स्टेट आप लोग नहीं, स्टेट के बाहर के लोग चलाते हैं। स्टेट का अधिकार छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। सेकेंड फेज में भी जबरदस्त वोटिंग। देखिए, सारा कैलकुलेशन फेल हो गया है कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, पीडीपी, तमाम लीडर्स के। और ये जो संख्या बढ़ी है वोटरों की, उसके पीछे निर्दलीय और जो नई नई पार्टियां जो सामने आई है, उसका एक कंट्रीब्यूशन साफ साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ये जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं वहाँ आउटसाइडर उठा देते हैं, वहाँ गुजरात में जाकर के फिर वो बोलते हैं कि मैं गुजराती हूँ, गुजरात के ऊपर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कहेंगे कि भाई कि गुजराती लोग यहाँ करके फैसला कर रहे हैं। बंगाल जाएंगे तो वहाँ आउटसाइडर, इनसाइडर। ये राहुल गांधी की अपरिपक्वता है, इमेच्योरिटी है कि आप जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में जाते हो, जहां आज 20 देशों के अलग अलग डेलीगेट्स आए हुए हैं, अमेरिका से, यूरोप से। एक इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ ये देखने के लिए कि क्या वाकई एक इंटरनेशनल मुद्दा जो फिलिस्तीन से जिसकी तुलना होती थी, वहां क्या डेमोक्रेसी में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव हो रहा है वो देखने के लिए। और कई सारे चैनलों के जरिए उनके बयान आए, दे वर सो हैप्पी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है। 60% के आसपास की वोटिंग मैसिव वोटिंग कहलाती है। और पूरी दुनिया में आज यह खबर चली गई कि प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान ने एक बहुत ही जटिल समस्या को डेमोक्रेसी के जरिए, अधिकार के जरिए सॉल्व किया है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के नए पैतरे की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार बीजेपी को लेकर आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने जनता की अदालत में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे थे। उसके बाद आज उन्होंने मोहन भागवत को पत्र भी लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने सवाल किया है कि क्या बीजेपी आरएसएस से बड़ी हो गई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि लालच और ईडी, सीबीआई की धमकी देकर दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जा रहा है और सरकारों को गिराया जा रहा है। केजरीवाल ने अपने आखिरी सवाल में कहा कि आप सब ने मिलकर एक कानून बनाया था कि 75 साल बाद नेता रिटायर हो जाएंगे। इसी कानून के तहत आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया। लेकिन अमित शाह का कहना है कि यह कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा। क्या इस पर आपकी सहमति है? इसी के साथ केजरीवाल ने चिट्ठी में उम्मीद भी जताई है कि मोहन भागवत इस चिट्ठी का जवाब भी देंगे। क्यों आरएसएस के पीछे पड़े हैं केजरीवाल? पीछे नहीं पड़े हैं, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। आरती उतारा जा रहा है आरएसएस का। यही दिन रह गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये राजनीति का नटवर लाल है। इसको मालूम है कि दिल्ली में उसकी स्थिति खराब है। दिल्ली का चुनाव अगर वो हारता है, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो पहले इसने जनता की अदालत में सवाल किया तो जवाब नहीं मिला। अब चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब नहीं मिलेगा तो नागपुर चला जाएगा, वहां पे जाकर के पैर छू करके सवाल पूछेगा। सवाल नहीं पूछ रहा ये दरअसल आरएसएस और बीजेपी के बीच में भी जो रिश्ते थोड़े तल्ख हुए हैं, उसको वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। जैसे ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान उसने उस चीज को पकड़ा कि योगी और मोदी के बीच कोई दरार खड़ी करते हैं, कि एक अफवाह उड़ाना शुरू किया उसने। जहां जाता था वही कहता था कि हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि लोकसभा के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। हट गया? नहीं। कोई पत्रकार पूछ रहा नहीं क्यों? ये मीडिया के जरिए बवाल क्रिएट करने में माहिर है, लेकिन झूठा। ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। मुरली मनोहर जोशी
लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। भाई इसका डेट ऑफ बर्थ भी मालूम है इसको, या झूठी बोलने की कसम खा ली है इस फ्रॉड ने। मुरली मनोहर जोशी, उनका जन्म 1934 में हुआ, तो उस हिसाब से उनको तो पहले ही रिटायर कर जाना चाहिए था, लेकिन 2009 में चुनाव वो लड़े। लाल कृष्ण आडवाणी 1927 में उनका जन्म है, तो उस हिसाब से 2002 में उनको रिटायर कर जाना चाहिए। 2002 रिटायरमेंट, 75 साल, ये नियम बना है कि पता नहीं किसने जाकर किसके कान में कह दिया कि आरएसएस ने नियम बना दिया है। कहां नियम बना है, कौन बनाया है? मतलब झूठों का सरदार ये इस तरह से झूठ बोलता है और सारे लोग परेशान है कि भाई बात तो सही कह रहा है। भाई लाल कृष्ण आडवाणी 1927 में जन्मे, तो उनके हिसाब से, इस कानून के हिसाब से 2002 में उनको रिटायर कर जाना चाहिए था, लेकिन 2002 में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे कि नहीं? उसके बाद भी चुनाव लड़े, 2004 में भी लड़े, 2009 में भी चुनाव लड़े या नहीं लड़े? अटल बिहारी वाजपेयी, वो इन दोनों से भी ज्यादा थे। 1924 में उनका जन्म था, तो 1998 में उनको जो है रिटायर कर जाना चाहिए था उनके हिसाब से। भाई उसके हिसाब से तो ऐसे ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने, 75 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो ये बेकार की बातें, ये केजरीवाल है, इसकी आदत है 5 सेंटेंस बोलेगा, उसमें 3 हमेशा झूठी होगा। जी, तो केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, तो दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के वरिष्ठ सदस्य निशिकांत दुबे ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखा है। निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन विधेयक की जांच और समीक्षा कर रही संसदीय समिति को मिले करीब 1,25,00,000 आवेदनों की बड़ी संख्या पर चिंता जताते हुए इनके स्रोतों की जांच कराने का आह्वान किया है। निशिकांत दुबे ने बड़े पैमाने पर एक जैसी भाषा वाले सुझाव आने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जताई है। निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन बिल के लिए आए सुझावों में कट्टरपंथी संगठनों, जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों, आईएसआई और चीन जैसे विदेशी शक्तियों के साथ साथ उनके प्रॉक्सी की संभावित भूमिकाएं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय से जांच कराने के बाद जांच की रिपोर्ट को जेपीसी के सामने रखा जाए। क्या कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी रची गई है? देखिए, फ्रॉड्स पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई। ये जो हिंदुस्तान के अंदर में मीर जाफरों की एक फौज है, जो विदेश से पैसा खाकर, एनजीओ से पैसा खाकर, पाकिस्तान से पैसे खाकर, चीन से पैसे खाकर यहां पे सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, इनकी कलई खुल गई। 2-3 चीजें हुई है। वैसे जनरली क्या होता है, किस तरह की जीपीसी वगैरह होती है, तो 1000 सजेशन भी आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन है। उसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा। 1000 सबमिशन का मतलब हुआ कि बहुत ही बढ़िया। यहां कितना आ गया है? 1.25 करोड़। दिक्कत क्या है इसमें मालूम है? इसमें कुछ तो देश से आया है और बहुत कुछ देश के बाहर से। वक्फ का कानून बन रहा है देश के अंदर में, तो विदेशी आईपी एड्रेसेस से क्यों सजेशंस आ रहे हैं, सबमिशंस आ रहे हैं? और मजेदार बात क्या है कि 3-4 फॉर्मेट है, सबकी भाषा एक है। इसको कह सकते हैं कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ वही। मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोई हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सब बह गया। कारण एक लेटर निशिकांत दुबे का, और ये जांच, और जांच में गड़बड़ी, तो ये क्या होगा? ये 1.25 करोड़ लोग जो मेल भेज रहे थे स्कैन करके, मस्जिद के बाहर स्कैनर लगाया हुआ था कि भाई कर दो, बस सीधे सीधे चला जाएगा। हाँ, ये सब मेहनत, चौपट और मौलवी मौलानाओं का पॉकेट गरम, सब माल खा खा करके जब मोटे हो गए हैं लोग कि भाई एक मुहिम चलाते हैं, ये ऐसे करते हैं। जैसे शाहीनबाग में देखिए कितने लोग करोड़पति बन गए माल खा खा करके। कैसे ये बाबरी मस्जिद वाला मामला था
कितने लोग कमा लिए। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म एक धंधे का नाम है। ये ज्यादातर सेक्युलरिस्ट और सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ने वाले, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, एनजीओ हो, सोशल वर्कर हो, ये सब माल चाटने के लिए, पैसे कमाने के लिए सेक्युलरिज्म का धंधा करते हैं। गई भैंस पानी में, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब ये कानून जल्द से जल्द बिल्कुल लेकर के आना चाहिए। आज की आखिरी खबर में बात एक तस्वीर की, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तस्वीर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और बाइडेन के बीच हुई मुलाकात की है। मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। तस्वीर में बाइडेन मोहम्मद यूनुस पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं। बाइडेन ने न केवल गर्मजोशी से यूनुस का हाथ पकड़ा है, बल्कि उन्हें एक पुराने मित्र की तरह आत्मीयता से गले भी लगाया है। साथ ही फुल सपोर्ट का वादा भी किया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, उसमें क्या वाकई में अमेरिका का ही हाथ है? ये तस्वीर क्या कुछ इशारा कर रही है? देखिए, ये तस्वीर कुछ नहीं इशारा कर रही है। बहुत सारे लोग नाच रहे हैं बांग्लादेश के अंदर में भी और हिंदुस्तान में भी। हिंदुस्तान में भी एंटी हिंदू लॉबी जो है वो देखो कितना अच्छा तस्वीर है, उसके गर्दन को दबा दिया। भाई ये सारे फोटो वोटो तो अपनी जगह पे, पहले ये बताओ मिला क्या लेकर के आए? वर्ड्स, लिफाफाबाजी। क्या अमेरिका ने कहा कि तुम्हारी इकॉनमी खराब हो रही है, इतना पैसा हम देंगे? क्यों गए यूनुस साहब वहां? अभी बाढ़ आई थी, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से भीख मांग रहे थे कि हमें $1.5 बिलियन चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए, बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं मिला। ये तो खुद इकोनॉमिस्ट है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो इनका टारगेट है $12 बिलियन चाहिए, तब जाकर के इकोनॉमी रास्ते पे आएगी। नहीं तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है वहां पे, जिस तरह से डिस्कंटेंट हो रहा है, जिस तरह से सैलरीज नहीं मिल रही है और जिस तरीके से खजाना खाली हो गया है, डॉलर्स है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही प्रॉब्लम में है, तो ये क्या लेकर के आए? भरोसा, बातचीत। अरे भाई, पुतिन के साथ भी फोटो खिंचाएगा अमेरिका का प्रेसिडेंट तो यही कहेगा कि वी हैव ए वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप। दुश्मनों के साथ भी डिप्लोमेसी में यही कहा जाता है कि वी आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सवाल जो सीधा सीधा होना चाहिए कि इसमें सब्सटेंसिव गेन क्या है, क्या लेकर के आए? बस एक चीज आप लेकर के आए, आपने कंफर्म कर दिया कि आप अमेरिका के द्वारा तख्ता पलट के बाद आप एक कठपुतली केयर टेकर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।